देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा व्हाट आर एंजाइम्स, राइट इन ब्रीफ द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। पहली बात तो याद रखना एंजाइम्स होते क्या है, ये बायो केमिकल कैटलिस्ट है। क्या है एंजाइम? बायोकेमिकल कैटलिस्ट। ठीक है, बायोकेमिकल कैटलिस्ट जो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिक रिएक्शन को, एक स्पेसिफिक रिएक्शन को सिंथेसाइज करते हैं। इनका फंक्शन, हर एक कैटलिस्ट का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, ऐसे ये भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसने पूछा आपसे राइट इन ब्रीफ द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। जनरली हम की एंड लॉक अरेंजमेंट पढ़ते हैं, की एंड लॉक अरेंजमेंट, जिसमें आपने क्या स्टडी किया था, E प्लस एस गिव्स ई एस स्टार। और आपको याद होगा ई क्या था, एंजाइम, एस क्या था, सबस्ट्रेट। तो एंजाइम आता है, सबस्ट्रेट की सरफेस पर चिपकता है, एक इंटरमीडिएट फॉर्म कर लेता है ई एस स्टार, और आगे जाके यही ई एस स्टार ब्रेक करता है और हमें क्या दे देता है, ईपी प्लस एस, मतलब जो हमारा सॉरी बेसिकली प्रोडक्ट प्लस एंजाइम वापस, ये जो अल्टीमेटली जो आपने दिखाया ना ई एस स्टार, ये ई एस स्टार डूबने के बाद क्या देगा हमको, प्रोडक्ट देगा, प्लस ये जो एंजाइम है ये बाहर निकल जाएगा। ना कि एंजाइम तो कैटलिस्ट था, इसका फंक्शन क्या था, बेसिकली रिएक्शन को इनिशिएट करना, और इनिशिएट करने के बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बाद खुद बाहर निकल जाना। तो सबस्ट्रेट के ऊपर जाके एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट जिसे हम लोग बोलते हैं, जैसे ताले के लिए एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो ये एक आपकी सबस्ट्रेट साइट है, जिसको एक्टिव साइट भी हम कहते हैं। इसके ऊपर खाली वही एंजाइम जाकर फिट बैठ पाएगा जिसकी शेप ये होगी। हाँ या ना, मेरी बात समझ आ रही है? ये जो एंजाइम है ये यहाँ पर आएगा, लैंड करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और बॉन्ड बनाने के बाद अपने केमिकल मैसेजेस पास करेगा इसके अंदर, और पास करने के बाद इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद खुद यहाँ से डिपार्ट कर जाएगा। ये हम पढ़ेंगे वैसे लास्ट चैप्टर के अंदर पूरा एंजाइम कैटलिसिस के बारे में। लेकिन अभी के लिए याद रखना कि बायोकेमिकल कैटलिस्ट जो होते हैं ये सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एंजाइम्स। ये की एंड लॉक अरेंजमेंट पे काम करते हैं। इसके अंदर 2 स्टेप होता है, पहले स्टेप में एंजाइम सबस्ट्रेट से कंबाइन करता है और एक एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट फॉर्म कर लेता है, जो एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट बाद में टूटता है और हमें प्रोडक्ट देता है, और एंजाइम फिर से फ्री हो जाता है। बात समझ आ रही है? अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ आर कोलॉइड्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट। वो टेबल था ना जो स्टार्टिंग में दिया हुआ, जिसमें डीपी डीएम दिए हुए हैं, लगभग 8 केसेस हैं, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, लिक्विड सॉलिड। वो टेबल आप इसमें लर्न कर लेना। ठीक है, दूसरा कह रहा है नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। अब नेचर ऑफ डिस्पर्स फेज के हिसाब से ये हमारे जो टाइप बात की गई है ये 3 तरह की होती है। कौन कौन सी, ये भी आपको आती है, बोलिए कौन कौन से हैं, मल्टी, मैक्रो, और तीसरा क्या हो गया, एसोसिएटेड कोलाइड। याद रहेगा क्या बोला, पहला कौन सा होता है, मल्टी मॉलिक्यूलर, दूसरा कौन सा है, मैक्रो, और तीसरा कौन सा है, एसोसिएटेड कोलाइड। थर्ड क्या क्या दिया इसने, इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, ये भी आपको आता है। ये 2 तरह की आपने सॉल्यूशन पढ़ी थी, याद आया कुछ, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। हो जाएगा या नहीं, जल्दी बोलिए। लायोफिलिक लायोफोबिक याद है, भूल गए हो? जिसमें डी, याद है सर, याद। ये सारे याद है सर। गुड, सारे पॉइंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। अब आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 15, और ऐसे क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं 3 मार्क के अंदर, आपके स्कूल के एग्जाम में भी ये बहुत पूछा जाएगा। कह रहा है व्हाट हैपेंड व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू कोलॉइडल सोल। सभी को पता है, 9th से पढ़ते आ रहे हो, बताओ क्या होने वाला है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल, टिंडल हो जाएगा। ठीक है जी, और अगर वो ट्रू सॉल्यूशन है तो बताओ टिंडल इफेक्ट होगा? नो सर। नो। नो सर। किसमें होगा? कोलाइडल। वेरी गुड, कोलाइडल कोलाइडल। टिंडल इफेक्ट आसानी से हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड पार्ट। कह रहा आपने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया NaCl, उसको ऐड कर दिया फेरिक ऑक्साइड सोल में, बताओ क्या होने वाला है? कोएगुलेशन कोएगुलेशन हो जाएगा। क्यों होगा कोएगुलेशन, जल्दी बोलो। आयंस का न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, जिससे वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। थर्ड, इलेक्ट्रिक करंट को आपने कोलाइडल सॉल्यूशन में पास कर दिया, फिर बताओ क्या होगा?
सेम सर कोएगुलेशन हो जाएगी, इलेक्ट्रोफोरेसिस। कोएगुलेशन तो अल्टीमेटली होगी, प्रोसेस का नाम बताओ। इलेक्ट्रोफोरेसिस, हाँ या ना? क्या आया इलेक्ट्रोफोरेसिस? सर क्या हुआ था इलेक्ट्रोफोरेसिस में? यू ट्यूब बनी थी और ऑपोजिट चार्ज सोल्स अपने कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड के पास जाकर इकट्ठा हो रहे थे। याद आया कुछ? यस मान लो ये रेड कलर वाले ये सोल थी, नेगेटिव चार्ज सोल, ठीक है, और ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। तो ये सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जाके यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गई थी? कोएगुलेशन हो गई थी। इस प्रोसेस का नाम क्या था? इलेक्ट्रोफोरेसिस। एम आई क्लियर टू ऑल? समझ आ रही है बात? चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इमल्शन सभी को पता है, जिसमें दोनों लिक्विड होते हैं लेकिन इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं। डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं इमल्शन के? आप सभी जानते हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। याद है नहीं? ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर में डीपी कौन है, डीएम कौन है? तो ऑयल डीएम है, वाटर डीपी है। उल्टा बोल दिया। ऑयल इन वाटर, बेटा इंग्लिश ध्यान दोगे तो समझ आ जाएगा। ऑयल इन वाटर, तो ऑयल घुल रहा है पानी में, तो कम वाला हमेशा डीपी होता है, जो घुल रहा होता है वो हमेशा डीपी होता है। तो ऑयल इन वाटर में बताओ, ऑयल कौन है, वाटर कौन है? टीपी ऑयल है और डीएम वाटर डीएम। समझ आ गया? बताओ वाटर इन ऑयल में क्या हो गया? तो वाटर बिल्कुल डीपी टूट है। जाएगा और ऑयल डीएम बन जाएगा। आप गलती तो नहीं करोगे? नहीं सर। ठीक है। कह रहा है एक अगले क्वेश्चन में, कह रहा है हाउ डू इमल्सिफायर स्टेबलाइजेस द इमल्शन, नेम टू इमल्सिफायर्स। देखो बेसिकली इमल्सिफायर मैंने आपको बताया था, ऑयल वो सोप वाले एग्जांपल देके, कि कपड़े के अंदर डर्ट लगा हुआ है, ठीक है ना? तो इमल्सिफायर जो होता है, जैसे मान लो ये डर्ट है आपका, ये डर्ट है, ठीक है, और चारों तरफ पानी है। चारों तरफ क्या है? पानी है। तो इस पानी में और इस डर्ट के बीचों बीच जो इमल्सिफायर होगा ना, वो क्या प्रोवाइड करेगा? एक इंटरफेस प्रोवाइड कर देगा दोनों को। क्या बना देगा? एक इंटरफेस। मेरी बात समझ आ रही है? ये फंक्शन होता है इमल्सिफायर, क्योंकि तेल और पानी आपस में कभी मिलते नहीं है ना, तो ये काम कौन करवा रहा है? इमल्सिफायर कर रहा है। दोनों के बीच में जो एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, वो सरफेस कौन प्रोवाइड करता है? इमल्सिफायर। चाहे तो लिख लो इसे एक लाइन में कि इमल्सिफायर जो होता है इट एक्ट एज ऑयल वाटर इंटरफेस। कैसे काम करता है ये? ऑयल वाटर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। यानी एक ऐसी सरफेस जहां पे दोनों तेल और पानी आपस में मिलेंगे, और ये बेसिकली एक कोटिंग सी फॉर्म कर लेता है चारों तरफ उस ऑयल के, और ऑयल ड्रॉप को मतलब बेसिकली एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आने से रोकता है। तो ये हर एक डर्ट को बाहर निकलने के लिए जहां पे सोप इसे मजबूर करेगा, वहीं ये जो इमल्सिफायर है वो इस डर्ट को होल्ड भी रखेगा कि वापस कपड़े के ऊपर ना चिपके। तो इमल्सिफायर का फंक्शन होता है, याद रखिएगा, इट एक्ट एज अ ऑयल वाटर इंटरफेस, जो कि जहां पर आकर दोनों चीजें पानी और ऑयल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, और यहाँ पे आके ये उसे फर्दर कोएगुलेट होने नहीं देता। मेरी बात समझ आ रही है? डर्ट किस फॉर्म में रहता है उसके बाद? डर्ट को ये सस्पेंडेड कर देता है, यानी कि डर्ट पानी में गंदगी दिखाई देने जाती है, बिकॉज इट इज नॉट नाउ पार्ट ऑफ वाटर, इट इज सस्पेंडेड इन वाटर। इसलिए पानी, गंदा पानी, थोड़ी देर बाद गंदगी उसकी सेटल डाउन भी हो जाएगी अगर आप उसे रखेंगे तो। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलो हाँ या ना। और ना भी सेटल डाउन हो, कोलाइडल रेंज भी है तो ना भी सेटल डाउन हो, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता है। इसीलिए जो इमल्सिफायर होते हैं, इसका एक लाइन में आंसर आपने लिख ही लिया। इट प्रोवाइड्स एज अ ऑयल, इट प्रोवाइड्स एज एन ऑयल वाटर इंटरफेस where both the phases, liquid as well as oil, comes in contact, and it further prevents the oil droplets to stick to the cloth or to the substance, and it keeps them in suspended form। और से किस फॉर्म में रखता है वो? सस्पेंडेड फॉर्म में रखता है। याद रहेगा? जल्दी बोलिए हाँ या ना। जितने भी डिटर्जेंट्स हैं इसके बेस्ट एग्जांपल हो गए डिटर्जेंट्स और सोप्स। इमल्शन के एग्जांपल क्या होते हैं? सोप और डिटर्जेंट। याद हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू इमल्सिफिकेशन ऑफ मिसल फॉर्मेशन। पूरा नोट्स में लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेना। गिव 4 एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें हेट्रोजीनियस कैटालिसिस हुई है? बहुत सारे हैं,
दो मैं लिख देता हूँ जल्दी से, बाकी आप लोग भी देख लेना, बहुत सारी रिएक्शन दी हुई है एनसीईआरटी में भी। N2 गैस O2 गैस NO3 फॉर्म कर रही होती है, इसमें हम कैटलिस्ट डाल देते हैं Fe। Fe जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, बाकी सब गैस है, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, बस Fe क्या है, सॉलिड। तो क्या बन गया ये, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। याद रहेगा, हाँ या ना? एक और भी आपने पढ़ा होगा, 10th में भी था ये रिएक्शन, 11th में, SO2 प्लस O2 गिव्स SO3, तीनों गैस है, कैटलिस्ट क्या ले लेते हैं अब इसके अंदर, V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये सॉलिड होता है। तो ये क्या हो गया आपका, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। एम आई क्लियर टू ऑल, हाँ या ना? Yes, जल्दी sir. बोलिए। अच्छा चलिए आगे की बात करते हैं। इसके बाद कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी सेलेक्टिविटी, डेफिनेशन लिखी हुई है नोट्स के अंदर, पढ़ लीजिएगा। एक्टिविटी क्या होती है, सेलेक्टिविटी क्या होती है। एक्टिविटी बेसिकली बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है, सेलेक्टिविटी एक डिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए रिएक्शन को जब कैटलिस्ट डायरेक्ट करता है, इसको सेलेक्टिविटी कहते हैं। और इसी का एक पार्ट और भी है जो आप जानते हो, शेप सेलेक्टिविटी, जो इवन पोर के साइज को भी डिसाइड करता है कि क्या पोर का साइज बनने वाला है। याद रहेगा, हाँ या ना? एक्टिविटी सेलेक्टिविटी समझ आया है नहीं, या बताऊं? Yes, sir. आगे. Yes, sir, आगे। ठीक है, एक्टिविटी सिलेक्टिविटी के बाद उसने पूछा व्हाट इज जियोलाइट। आप जानते हो जियोलाइट क्या है, जियोलाइट्स आर दी शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। और अगर आपको और स्पेसिफिक जानना है ना, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, इसका फॉर्मूला भी, कि जियोलाइट जो होते हैं ये बेसिकली एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं। क्या होते हैं ये, एल्यूमिनो सिलिकेट्स। और वो भी किसके, हाइड्रेटेड, यानी कि इसमें वाटर प्रेजेंट है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनो सिलिकेट्स हैं, जिनका की 3D स्ट्रक्चर होता है। बस सबसे आसान काम, समझ आ रही बात, नहीं आ रही है? अच्छा, इनके अपने स्पेसिफिक पोर साइज होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। एम आई क्लियर टू ऑल? आपको याद होगा मैंने बताया था पेट्रोलियम रिफाइनिंग में इनका इस्तेमाल होता है, अल्कोहल से हाइड्रोकार्बन फॉर्म करने में इनका इस्तेमाल होता है, ये इनकी प्रैक्टिकलिटी है। अगला आ गया शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, वही सेम कहानी, जियोलाइट को एक्सप्लेन कर देना। इसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है डिफाइन द टर्म फॉलोइंग टर्म, इलेक्ट्रोफोरेसिस, कोएगुलेशन। इसमें से जो टर्म नहीं आती वो बताओ मुझे। इलेक्ट्रोफोरेसिस आती है, करंट के पास करने पे, अभी डायग्राम ड्रॉ किया था मैंने यू शेप वाला, वो इलेक्ट्रोफोरेसिस था। ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पर जाके सोल चली जाएगी, इसके पार्टिकल न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। कोएगुलेशन क्या होती है आप सभी जानते हैं, लायोफोबिक सोल जो होती है वो स्टेबलाइज हो जाती है। कैसे, जो उसके ऊपर चार्ज मौजूद है वो चार्ज हमारा सेटल डाउन हो जाता है जब हम उसमें क्या डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं। ठीक है ना, तो ऑपोजिट चार्जेस क्या कर लेते हैं, न्यूट्रलाइज कर लेते हैं और दे सेटल डाउन। दिस प्रोसेस इज नोन एज कोएगुलेशन। डायलिसिस आप जानते हो, डायलिसिस में क्या करते हैं हम लोग, हम रिमूव करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में से ट्रू सॉल्यूशन रेंज के पार्टिकल्स को, किसकी हेल्प से, थ्रू एसपीएम। व्हाट इज एसपीएम, सस्पेंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये हेल्प करती है ट्रू सॉल्यूशन रेंज के पार्टिकल्स को बाहर निकालने के लिए, और कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स को रोक लेती है। इसका जनरल एप्लीकेशन है ब्लड की रिफाइनिंग में, इसे डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, और लास्ट पार्ट कौन सा है, टिंडल इफेक्ट आपको पता है, जब लाइट पास होती है किसी सॉल्यूशन में से और सॉल्यूशन के अंदर ऐसे पार्टिकल्स मौजूद हैं जिन पार्टिकल का साइज या उनकी वेवलेंथ लाइट की वेवलेंथ के बराबर है, या पार्टिकल का साइज लाइट की वेवलेंथ से कंपेरेबल है, तो लाइट क्या कर जाएगी, स्कैटर कर जाएगी। इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। याद रहेगा, जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. मिसल फॉर्मेशन, फिर वही कहानी आ गई सोप के मैकेनिज्म की, ये आप लिख लेना, नोट्स में लिखा हुआ है। अगला कह रहा है एक्सप्लेन द टर्म विद अ सुटेबल एग्जांपल। अल्कोसोल, तो बेसिकली अल्कोसोल कुछ भी नहीं है, एक ऐसी सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्शन मीडियम अल्कोहल हो जाए। क्या बोला मैंने, अल्कोसोल में डिस्पर्शन मीडियम कौन है, अल्कोहल है। एरोसोल में डिस्पर्शन मीडियम कौन होता है, डिस्पर्शन मीडियम जो होता है इसके अंदर गैस भी हो सकती है, गैस गैस। और डीपी जो होता है ना इसका, वो हो सकता है सॉलिड और लिक्विड। याद रहेगा, जल्दी बोलिए। जितने भी आपका जो धुआं होता है ना, धुआं, फॉग, ये इसी का एग्जांपल है ना। और थर्ड है हाइड्रोसोल, समझ दोगे कौन है इसके अंदर डीएम, हाइड्रो मतलब वाटर।
वाटर इज द DM। याद रहेगा। इसका एग्जाम्पल लिखना हो तो स्टार्च सॉल्यूशन डाल दो पानी के अंदर, और एल्कोसोल का एग्जाम्पल लिखना हो तो जनरली हम लोग ना जितने भी वो बनाते हैं क्या कहते हैं सेल्यूलोज नाइट्रेट सॉल्यूशन, वो इससे बनती है। तो आप चाहो तो लिख लेना सेल्यूलोज नाइट्रेट, ये एल्कोसोल, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग SPM बनाने में। बच्चों ध्यान रखना सेल्यूलोज नाइट्रेट का। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट दैट कोलाइड इज नॉट अ सब्सटेंस बट अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। क्या मतलब है इसका, जल्दी बोलो। सारे पार्टिकल्स हैं देखो कोलाइड। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ पार्टिकल्स किसी एक सॉल्वेंट में कोलाइड की तरह बिहेव करते हैं, और वही पार्टिकल किसी और सॉल्यूशन में एज अ क्रिस्टलॉइड भी बिहेव करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं नमक ले लूं तो नमक पानी में क्या है, क्रिस्टलॉइड है ना। लेकिन जैसे ही मैं ऐसे बेंजीन में डाल दूंगा ना तो ये क्या बन जाएगा, कोलाइड बन जाएगा। चाहे तो लिख लो ये एग्जाम्पल, NaCl जो होता है, NaCl ये वाटर में क्रिस्टलॉइड है, यानी क्रिस्टल्स फॉर्म कर लेता है, बेसिकली आयनाइज रहता है। लेकिन यही NaCl जब आप इसको डाल देते हो बेंजीन में तो ये क्या फॉर्म कर लेता है, ये कोलॉइड फॉर्म कर लेता है। इसीलिए कहा गया कि ये कोई सब्सटेंस नहीं है, ये एक स्टेट है, और स्टेट वेरी कर सकती है। इसीलिए यहाँ पे उसने बोल दिया कोलॉइड इज नॉट अ सब्सटेंस बट अ स्टेट, बिकॉज द सेम सब्सटेंस इन वन सॉल्वेंट may behave as colloid while the other as crystalloid। याद रहेगा, याद रहेगा बच्चों। Yes, sir. क्लियर टू ऑल।